हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी सिंह और आपका कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से लगभग 5 साल पहले यानी 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया। यानी इसके बाद से ये नोट कागज़ के एक रद्दी के समान हो जाएंगे। ये नोट हमारे इकोनॉमिक चैनल से बाहर हो जाएंगे, चलन से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद देश में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारें दिखी। लोग अपने नोटों को बदलने के लिए बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारें लगाने लगे। दोस्तों, इस अफरा तफरी के माहौल में लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि नोटबंदी के ये 5 साल बीत जाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था पर या हमारे देश पर नोटबंदी का क्या नुकसान हुआ है, या यदि कुछ फ़ायदा हुआ है तो क्या फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अभिभाषण को सुनते हैं जो उन्होंने नोटबंदी के 5 दिन बाद यानी 13 नवंबर 2016 ईस्वी को गोवा में दिया था। आइए इस अभिभाषण को पहले हम देखते हैं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और 8 तारीख रात 8 बजे देश का सितारा चमकाने के लिए एक नया कदम उठा लिया दोस्तों। और मैंने उस रात को भी कहा था कि इस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी, ये मैंने पहले दिन कहा है। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, सरकार तथा कुछ लोगों द्वारा नोटबंदी के बाद होने वाले बहुत सारे फायदों का दावा किया गया था। बहुत सारे दावा किए गए थे कि नोटबंदी से ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा। तो जो दावे हैं वो कुछ प्रमुख दावे ऐसे थे कि मार्केट में करेंसी का सर्कुलेशन घट जाएगा, यानी मार्केट में नोटों का सर्कुलेशन घट जाएगा और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। नोटबंदी से जमाखोरी और काले धन पर अंकुश लगेगा। तीसरा दावा यह था कि नोटबंदी से देश का टैक्स फ्लो बढ़ेगा, टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी और अधिक से अधिक टैक्स पे होगा, यानी टैक्स फ्लो बढ़ेगा। एक दावा और यह भी था कि इससे आतंकवाद और चरमपंथियों के कार्यवाहियों पर अंकुश लगेगा, इन्हें नियंत्रित किया जा सकेगा, इन्हें रोका जा सकेगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इन दावों का एक एक करके एनालिसिस करते हैं कि क्या ये दावे सही हुए या गलत हुए। पहला दावा ये था दोस्तों कि करेंसी का सर्कुलेशन घट जाएगा। इस पर बात करें तो रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मूल्य के हिसाब से 4 नवंबर 2016 ईस्वी को हमारे देश में 17.74 लाख करोड़ रुपए चलन में थे। इसके बाद इसमें 64% के इजाफा के साथ 29 अक्टूबर 2021 को 29.17 लाख करोड़ रुपए चलन में आ गए। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि नोटों का सर्कुलेशन नोटबंदी के बाद मार्केट में बढ़ गया। नोटबंदी के बाद जो एक संभावना जताई जा रही थी कि इससे नोटों का सर्कुलेशन घटेगा और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे ये बात साफ स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने से
नोट के सर्कुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही रिजर्व बैंक का दूसरा आंकड़ा दोस्तों ये था कि बैंकों के प्रचलन के हिसाब से नोटों की मूल्य और मात्रा में 16.8% और 7% की वृद्धि 2020-21 के दौरान हुई। इसके पहले 2019-20 में 14.7% और 6.6% की वृद्धि देखी गई। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि नगद लेन देन को नोटबंदी प्रभावित नहीं कर पाई और नगद लेन देन में नोटों का सर्कुलेशन अधिक हुआ। तो यहां हम देखते हैं कि इस मामले में नोटबंदी अधिक कारगर नहीं रही। नोटबंदी का दूसरा दावा यह था दोस्तों कि नोटबंदी से डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो हां, इस सवाल के जवाब सरकार के हक में जाता है। यूपीआई मोड के आने के बाद देश में यूपीआई मोड के माध्यम से लेन देन काफ़ी बढ़ा। यहां तक कि अक्टूबर 2021 को यूपीआई मोड से लेन देन का आंकड़ा 100 अरब डॉलर के पार हो गया। यहां यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों क्योंकि नोटबंदी के बाद यूपीआई एक माध्यम था जो डिजिटल मार्केटिंग के रूप में प्रचलन में आया। यूपीआई मोड ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लेन देन को भी प्रभावित किया और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी लेन देन यूपीआई के मुकाबले घट गया। जहां तक पूरी बात की जाए दोस्तों तो यहां पर यह कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग का दायरा काफ़ी बढ़ा है। यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का बहुत बड़ा योगदान है। इस दौरान इंटरनेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और आज हम 4G 5G के नेटवर्क में आ गए हैं और लोगों के हाथों में स्मार्टफोन, अत्याधुनिक स्मार्टफोन भी पहुंचे हैं। इन मोबाइल्स और नेटवर्क के बिना डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ इतना नहीं हो पाता, इसलिए इसके ग्रोथ में मोबाइल और इंटरनेट का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। तो निस्संदेह दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग अभी काफ़ी बढ़ा है और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू लेन देन काफ़ी बढ़ा है। दोस्तों दूसरा बड़ा दावा था कि काला धन और जमाखोरी पर लगाम लगेगा। संभावना यह जताई जा रही थी कि जिन लोगों ने जमाखोरी कर रखी है और काला धन जमा कर रखा है वे अपने नोट को बैंकों में जमा करेंगे और अपने नोट को सार्वजनिक करेंगे या तो उन्हें नष्ट कर देंगे, जिससे कि काला धन वापस सर्कुलेशन में आएगा। सरकार फिर उन पैसों को, उन मूल्य के पैसों को जारी कर पाएगी आकलन करके। कुछ लोगों ने दोस्तों इसे जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया था, लेकिन दोस्तों इसके 2 महीने बाद ही इस दावे की हवा निकल जाती है जब 2 फरवरी 2017 ईस्वी को हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ये संकेत देते हैं कि नोटबंदी से बहुत अधिक मात्रा में काले धन का शुद्धिकरण नहीं हो पाया है। यह बात तब और जोर पकड़ लेती है जब रिजर्व बैंक के आंकड़े सामने आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने कहा कि 500 और 1000 रुपए के सारे नोट बैंकों में जमा कर दिए गए हैं, बैंकों में वापस आ गए हैं। इस बात से इस दावे को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि सारे के सारे नोट बैंकों में आ गए। तो जो कहा जा रहा था कि काला धन रखने वालों को, जमाखोरी करने वालों को बहुत बड़ा झटका लगेगा, ऐसा नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक 99.93% नोट जो 500 और 1000 रुपए के थे वो बैंकों में वापस आ गए। आरबीआई के मुताबिक जब नोटबंदी हुआ था यानी 8 नवंबर 2016 को 15.41 लाख करोड़ रुपए 1000 और 500 रुपए के रूप में चलन में थे, जबकि बाद में
15.31 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 रुपये के नोट चलन में वापस आ गए, यानी सिर्फ 10,000 करोड़ रुपये के नोट ही बैंकों में वापस नहीं आ पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर वो दावा काले धन पर अंकुश लगाना, जमाखोरी का बंद हो जाना, ये दावा भी बिल्कुल गलत साबित होता है और जितने नोट सरकार ने बंद किए थे उतने नोट वापस चलन में आ गए। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ये स्पष्ट हो जाता है। तो इस दावे में भी हम कह सकते हैं कि नोटबंदी यहाँ सफल होता दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, नोटबंदी का एक और दावा था कि इससे टैक्स फ्लो बढ़ जाएगा। टैक्स फ्लो का आकलन थोड़ा यहाँ जटिल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि टैक्स फ्लो घटने के लिए सिर्फ नोटबंदी को ही जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जुलाई 2017 में जीएसटी भी आ चुका था। इसके अलावा सितंबर 2019 में सरकार ने कॉरपोरेशन टैक्सेशन में कमी के संकेत दिए थे, जिससे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई। जब तक इन चीज़ों का आकलन हो पाता तब तक हमारा देश और सारा संसार महामारी की चपेट में जा चुका था। इससे आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम देखते हैं कि 2011-12 में हमारी जीडीपी 5.2% से आगे बढ़ते हुए 2016-17 में 8.3% तक पहुंच गई थी। लेकिन 2019-20 में जीडीपी धड़ाम हो गई और गिरकर यह 4% पर पहुंच गई और हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और हमारी अर्थव्यवस्था ने विकास की गति खोना शुरू कर दिया। तो जहां तक नोटबंदी के बाद टैक्स फ्लो बढ़ने का दावा किया गया था, ये भी दावा सही साबित नहीं हुआ और नोटबंदी यहां पर भी फेल ही साबित हुई। अब दोस्तों, हम इसके अगले दावे पर बात करते हैं कि इससे आतंकवाद की घटनाएं घटेंगी और चरमपंथियों पर अंकुश लगेगा। दोस्तों, इसके लिए हमने एक लिस्ट बना रखा है, आप इस लिस्ट को देखिए और इस लिस्ट में सारी आतंकवादी घटनाओं को दिखाया गया है जो 2016 से 8 नवंबर 2016 से 2021 मतलब वर्तमान समय तक हुई है। जरा एक नज़र इन आंकड़ों पर डालते हैं। 29 नवंबर 2016 ईस्वी को नागरोटा आर्मी बेस अटैक जम्मू कश्मीर में हुआ, जिसमें 10 लोग मारे गए। सुकमा अटैक छत्तीसगढ़ जो 24 अप्रैल 2017 को हुआ, उसमें 26 लोग मारे गए। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बॉम्बिंग जो कि 7 मार्च 2017 को हुआ, इसमें कुल 10 लोग मारे गए। अमरनाथ यात्रा अटैक जो जुलाई 11 2017 ईस्वी को हुआ, इसमें 8 लोग मारे गए। संगवान अटैक जम्मू कश्मीर जो 10 फरवरी 2018 को हुआ, इसमें 11 लोग मारे गए। सुकमा अटैक जो 13 मार्च 2018 को हुआ, उसमें 9 लोग मारे गए। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 जिसमें 46 लोग मारे गए, 46 लोग मारे गए। जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट 7 मार्च 2019 जिसमें 3 लोग मारे गए। आरएसएस वर्कर किल्ड इन किश्तवाड़ा में आरएसएस वर्कर को मारा गया, जिसमें 2 आरएसएस वर्कर मारे गए और यह घटना 9 अप्रैल 2019 को हुई। 1 मई 2019 को गाडचिरोली नक्सल बॉम्बिंग हुई, जिसमें 16 लोग मारे गए। यह घटना महाराष्ट्र में हुई। कश्मीर अटैक 12 जून 2019 ईस्वी को हुआ, जिसमें 6 लोग मारे गए। यहाँ फिर सुकमा के बीजापुर में अटैक हुआ जो 3 अप्रैल 2021 ईस्वी को हुआ, इसमें 32 लोग मारे गए। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ 12 बड़ी आतंकी घटनाएं नोटबंदी के बाद 8 नवंबर 2016 के बाद अभी तक 2021 तक हुई, जिसमें कुल मिलाकर 179 लोग मारे गए और न जाने कितने ही लोग घायल हो गए। तो जहां तक नोटबंदी से चरमपंथियों और आतंकवादियों के पर अंकुश लगने का दावा किया जा रहा था, वो भी दावा गलत साबित हुआ और अनेक लोगों ने अपनी जानें गंवाई और आतंकवादी घटनाएं होती रही। आतंकवादी के मंसूबों पर, उनके आत्मबल पर इससे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं बढ़ा। तो दोस्तों, जहां तक नोटबंदी की बात है, नोटबंदी से कोई खास फायदा होता हुआ नहीं दिखा। इसके अलावा सारा देश लाइन में लगा रहा। जो लोग मारे गए वो तो मारे ही गए। इसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ा, हमारे देश पर पड़ा।
तो दोस्तों शायद हमारे सरकार ने, हमारे मंत्रिमंडल ने इसमें विशेषज्ञों की राय नहीं ली थी या इस पर अपना होमवर्क नहीं किया था। तो इस प्रकार दोस्तों नोटबंदी की समीक्षा मैंने यहाँ पेश की। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।